नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाना चाहिए 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। तो जो नए लोग आए हैं उनका भी स्वागत है और अभी इस सेशन के एंड में हम लोग आपसे बात भी करेंगे। राजीव जी हैं आप? तो हम लोग यहां तक कर चुके थे 10.1 तक। इसके बाद यस फर्टिलाइजर्स का भी रेट हम लोग कर चुके थे। हाँ, यहाँ तक हुआ था सर, फर्टिलाइजर्स वगैरह। हाँ, ये ब्रांड नेम वाला भी हुआ था हम लोग के साथ। ब्रांड नेम, हाँ ये भी हो गया था, इसका ब्रांड डिस्कशन हो नेम भी गया हो था। गया, ठीक है। इसके बाद तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी है कि रेट ज्यादा करेंगे तो डिमांड, इलास्टिसिटी और डिमांड के बेसिस पे रेट डिसाइड करना चाहिए, तो वही डिस्कस कर रहे हैं। However, instead of static modeling, it should be done in dynamic fashion, meaning thereby that increase in taxes reduce the marginal propensity to consume. वो मेजर करना पड़ता है। अब यहां पर एक है हज उमराव प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, पीटीओ ने कहा कि हमें एग्जेम्पशन दे दीजिए हज टूर के लिए। तो the PTOs have represented that GST should not be levied on exempted on Hajj Umrah tours conducted by PTOs. The Fitment Committee did not find the request of PTO acceptable on account of the following factors. All religious pilgrimage tours except those organized or facilitated by Government of India under bilateral arrangements are taxable. There can be many domestic and international tours which can be considered as religious pilgrimage, and this demand can have domino effect in general on PTOs. तो उसकी डिमांड नहीं मानी गई। अब यहाँ आते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि बार बार आ रहा है ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी लगता है। सॉरी, एक पेन नहीं चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू शैलेश जी बताने के लिए, म्यूट था। अब मैं दोबारा पूछता हूँ। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर, देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी लगता है? नो सर, नहीं लगता है। क्या लगता है? स्टेट एक्साइज। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर स्टेट एक्साइज लगा, इसके सेल के ऊपर क्या लगेगा? वेट, स्टेट वैट लगेगा। इनके अलावा कोई भी और एक्टिविटी होगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, यस और नो? इसके बाद जीएसटी लगेगा इस तरह का हाथ में बैठ के पिलाए वगैरह जाएगा। कहने का मतलब ये अगर कोई इनपुट्स ले रहे हैं, इनवर्ड सप्लाई ऑफ इनपुट्स हो रहा है, जैसे पैकिंग मटेरियल हो रहा है या कोई लाइसेंस ले रहे हैं, हाँ, तो इनके ऊपर जीएसटी लगेगा? यस सर। क्या इस जीएसटी का इनको क्रेडिट मिलेगा? नो सर। नो।
अब ये जॉब वर्क के लिए बॉटलिंग प्लांट में भेजते हैं। जॉब वर्क अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब अल्कोहल बना लिया, अब उसको बॉटलिंग का इनका पास इन हाउस नहीं है, तो ये जॉब वर्क के लिए बॉटलिंग प्लांट के ऊपर पास भेज रहे हैं। क्या ये जॉब वर्क का जीएसटी लगा के बॉटलिंग करेगा? जॉब वर्क बाद वो करेगा सर जीएसटी लगा के बिल, जीएसटी लगाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि वो तो उसका तो अलग अलग पार्ट है ना सर, वो तो उसको उनको भर के दे रहा है तो सर्विस टैक्स लेगा अपना। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं कर रहा है। हाँ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट टाइप का काम हुआ ना सर। ठीक है, ही इज नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ही इज एंगेज इन सर्विस ऑफ बॉटलिंग, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक बात है, इंडिपेंडेंट काम है सर ये। ठीक है। अब इस पर रेट क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? 18% लगेगा मेरे ख्याल। नहीं, अभी तो छोड़ दिए, मैं पूछ रहा हूँ कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? 5 होना चाहिए या 18 होना चाहिए? 5 होना चाहिए सर। 5 होना चाहिए। 5 क्यों होना चाहिए? कि आईटीसी नहीं मिलेगी ना, आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक बात है, चलिए अब यही डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं इसको। The last proposal explained by him was to tax job work service in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption at the rate of 18%. क्या कह रहे हैं? जॉब वर्क तो दोबारा पढ़ो। Last proposal explained by him was to tax job work service in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption at a rate of 18%. He mentioned that the bottling industry currently is 250 crore industry in which 2/3 of the units are paying tax at 18% and remaining at 5%. यानी कि इंडस्ट्री में कंफ्यूजन है कि 18 लगेगा या 5 लगेगा। He pointed out this was due to 2 rival entries under which this can be taxed. Manufacturing services on physical inputs owned by others at 18% and services by way of job work in relation to all food and food products falling under chapter 1 to 22 in custom tariff act at 5%. तो मतलब फूड प्रोडक्ट है तो 5%, अगर अदर देन फूड प्रोडक्ट्स है तो 18%. The proposal was to levy GST on service or job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption at the rate of 18% and bring an end to this classification dispute by inserting in the entry related to food and food product job work that it excludes alcoholic and alcoholic beverages. He further stated that the rate of tax on contract manufacturing in GST was 18%, while proposing to levy GST at rate of 5% in job work services in relation to food and food products. The council never explicitly provided for 5% rate for job work on liquor. Furthermore, the default rate of GST on services was 18%. Further, overall 2/3 of the units were paying GST at the rate of 18% and the rest were paying at the rate of 5%. He explained that in the fitment committee, most of the members had agreed the proposal. However, Tamil Nadu and Maharashtra expressed a different opinion. तो इंडस्ट्री 18% पे दे रही है और इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स पे कितना लगेगा 5% एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज देयरफॉर 5%. अब ये जीएसटी काउंसिल चाह रही है कि उस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे 18% लगे. उन्होंने वो पॉइंट डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो 5% लगाना चाहिए. वो इसलिए भी डिस्कस नहीं किया होगा क्योंकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज ट्रीटेड एज सिन गुड्स, तो ज्यादा रेट, ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसमें लिखा हुआ नहीं है. आइए, with respect to job work on alcohol, the Honorable Chief Minister stated that they were opposed to it for the reason that alcoholic liquor for human consumption is outside the purview of GST. Therefore, the processes that amount to manufacture should not be subject to GST, and GST should be leviable only on those processes that do not amount to manufacture. In the instant case, job work for alcoholic liquor for human consumption amounted to manufacture and therefore should not be subjected to GST. तो बताइए क्या बॉटलिंग प्लांट को किसी भी एंगल से क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि बॉटलिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज मैन्युफैक्चरिंग?
ये कौन से कह रहे हैं? पंजाब कह रहा है ये, बताइए। बॉटलिंग प्लांट है सर भले ही, लेकिन प्रोसेस तो उसी का मैन्युफैक्चरिंग का है, पार्ट तो अच्छा, उसी का है। ओके। सर मैन्युफैक्चरिंग मतलब बॉटलिंग क्या होता करेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? है? ठीक बात है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता क्या है? एक सेपरेट प्रोडक्ट बने जिसका एक अपना एक आइडेंटिटी अलग हो। यस। तो मान लीजिए प्रोसेस 1 हुआ, फिर प्रोसेस 2 हुआ, फिर प्रोसेस 3 हुआ, फिर प्रोसेस 4 हुआ, या सिंगल ही प्रोसेस हुआ, लेकिन किसी रॉ मटेरियल इनपुट पे, किसी इनपुट पे एक या एक से ज्यादा प्रोसेस होने के बाद ये इनपुट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, एंड ट्रांसफॉर्म इस तरह से हुआ कि इसका अपना एक नाम हो गया, एक इसका अलग यूज हो गया कैरेक्टर, और इसका कैरेक्टर भी चेंज हो गया। NUC, 3 चीजें चेंज होती है तो उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं। तो जैसे आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसके ऊपर प्रोसेस 1 2 3 4 करके इसको एक चेयर का रूप में दे दिया। जैसे ये चेयर बन गया, अब आप इसको, ये है तो लकड़ी का बना हुआ, लेकिन आप इसका नाम चेंज हो गया। पहले वुड था, अब ये चेयर हो गया, इसका यूज चेंज हो गया और इसका कैरेक्टर भी चेंज हो गया। कैरेक्टर जनरली केमिकल प्रोसेस में यूज करते हैं, लेकिन नाम और यूज चेंज हो गया। तो दिस प्रोडक्ट वाज ट्रांसफर्ड, देयरफॉर दिस इज ए मैन्युफैक्चर। नाउ कम टू दिस बॉटलिंग प्लांट, बॉटलिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर, जो जॉब वर्क है। मुझे एक बात बताइए, जब फैक्ट्री में कई इनपुट मिला के इसको प्रोसेस करके कोई चीज एक लिक्विड बन गई जिसको आप अल्कोहल कह रहे हैं, इसके बाद क्या पैकिंग या फिर यस पैकिंग ही जो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है? क्यों नहीं है? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है। अगर ये एक खुद ही बॉटलिंग कर रहा होता जो अल्कोहलिक लिकर बना रहा था, यस, तब तो ये हो जाता, करेक्ट है। लेकिन इसने जॉब वर्क में बी को दिया है, तो जॉब वर्क में बी के पास एक लिक्विड आया जिसको वो बॉटलिंग कर रहा है। क्या बॉटलिंग इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ, इज एनी, मतलब बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कैन यू से दैट इट इज ए मैन्युफैक्चर? नहीं, नहीं होगा ये। तो ये पंजाब कह रहे हैं, लेकिन है नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग। किसी को भी लगता है ये मैन्युफैक्चरिंग है तो प्लीज बता दीजिए, फिर हम लोग नहीं तो आगे बढ़े। चलिए आगे करते हैं। At present, the job work services in relation to manufacture of all food and food products is taxable at 5%. Alcoholic beverages fell within the definition of food under section 30. अब देखिए, तमिलनाडु कह रहा है कि alcoholic beverages is a food. कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? अंडर सेक्शन 30 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, एंड देयरफॉर जॉब वर्क सर्विसेज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज टैक्सेबल एट 5%. The proposed increase in tax rate will result in demands by manufacturers for increasing the MRP of the alcohol or reducing the state tax on alcohol. Further, increasing the tax rates will also further limit the maneuverability of the states to change state tax. The honorable member of Odisha stated that the GST on job work for alcoholic liquor is not a tax on liquor, but is a tax on service, जो हम लोग अभी भी बात कर रहे थे. He agreed with the recommendation of the fitment committee that liquor is not food. He said there are two systems of manufacturing liquor through bottling plant, first being by issue of license to a third party, and the other where the brand owner himself does all the operations of bottling. If the August House considers that liquor is a food, then question of liability at 5% arises, else matter is settled. अच्छा, एक इसको पढ़ते हुए एक कॉन्सेप्ट और आया, IMFL, इंपोर्टेड, क्या फुल फॉर्म है? इंपोर्टेड फॉरेन लिकर, इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर, यही होना चाहिए।
ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में फॉरेन से इंपोर्ट होता है, ठीक बात है। कंसंट्रेटेड फॉर्म में फॉरेन से इंपोर्ट होता है, इसके बाद बॉटलिंग प्लांट में जाता है और एक कंसंट्रेटेड फॉर्म को कई इसको डाइल्यूट करके अल्कोहल बना के बेचते हैं। ये बताइए, मैन्युफैक्चर है सर, मैन्युफैक्चर है या नहीं? 100% है। कमलेश जी कह रहे हैं मैन्युफैक्चर है। ऐसे बिकेगा ही नहीं, यूज ही नहीं है उसका। हाँ, तो ये मैन्युफैक्चर है, करेक्ट। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, डाइल्यूशन, दूसरा बॉटलिंग। तो डाइल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। अब जब एक्साइज की प्रैक्टिस अगर किसी ने की है तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक्साइज तभी लगेगा जब मैन्युफैक्चर होगा। मान लीजिए एक पेन है, इस पे आपने अपना नाम लिख दिया, क्या ये मैन्युफैक्चर है? नहीं। कैरेक्टर नेम यूज, किसी के पेन में नाम लिखना क्या मैन्युफैक्चर है? ना कैरेक्टर चेंज है, ना नेम चेंज है, ना यूज चेंज है, पेन इज पेन। उसी तरह से आया कि एक पेन ड्राइव है, उसमें आपने सॉफ्टवेयर डाल के दे दिया और फिर आप पेन ड्राइव बेच रहे हैं, तो पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर डालना क्या मैन्युफैक्चर है? उसका रूप तो चेंज हो जाएगा ना सर। पेन ड्राइव इज पेन ड्राइव, चाहे सॉफ्टवेयर हो या ना पेन ड्राइव, बस सॉफ्टवेयर डालने का तो उसका नाम बदल जाएगा ना। नहीं होगा। तो मतलब ये सब, तो पेन ड्राइव इज पेन ड्राइव वेदर देयर इज सॉफ्टवेयर इन इट और नॉट। तो ये सब बहुत सारे केसेस आए। मान लीजिए एक ऊंट का टुकड़ा लिया, आप मार्केट में गए और इसको पॉलिश करवा लिया, तो लकड़ी ही रहेगी। देयर आर मेनी। पेन ड्राइव वाले केस में देखना ये है कि पेन ड्राइव बेच रहे हैं या सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। नहीं देखिए, हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था। देखिए अभी हम लोग ना उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, हम लोग अभी बता रहे हैं कि कैसे कैसे डिस्प्यूट अराइज होना शुरू हुआ। हाँ, ठीक है, तो वो तो बहुत बाद में जाके ये कहानी आएगी। लेकिन फिलहाल ये है कि वेदर 1 प्रोसेस और 2 प्रोसेस और 3 प्रोसेस विल अमाउंट टू मैन्युफैक्चर और नॉट। तो जो मैकडोवेल का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चेंज इन कैरेक्टर नेम एंड यूज देन ओनली इट विल अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। फिर जब सरकार को लगने लगा कि अगर इसको हम मैन्युफैक्चर नहीं मानेंगे तो जीएसटी नहीं, एक्साइज नहीं लिया सकता, देन दे स्टार्टेड changing the definition of manufacture in central excise and they inserted a concept of deemed manufacture. तो आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? डीम्ड मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं। तो बाद में इंसर्ट होना शुरू हो गया। ब्रांड नेम, अपना ब्रांड नेम चिपकाना क्या मैन्युफैक्चर है? कैरेक्टर नेम और यूज के अगर डेफिनेशन देखें तो मैं टी शर्ट लेता हूं और अपना ब्रांड नेम लगा देता हूं, क्या मैन्युफैक्चर है? हेलो, नहीं है। आज कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लेके आता हूं और उसमें अपना ब्रांड नेम लगा देता हूं, क्या मैन्युफैक्चर है? नहीं है। लेकिन एक्साइज में चेंज किया गया, इसको कहा डीम्ड मैन्युफैक्चर है। ठीक है, तो ये तो स्टेजेस है। अब आइए, यस, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, IMFL, Indian made foreign liquor. Finally, the secretary to the council stated that if there is no unanimity, then we could let the honorable courts take a view on whether alcohol is food or not, and thus determine the rate of tax on this service. यानी कि झगड़ा होने दो, जीएसटी काउंसिल ने कोई व्यू नहीं लिया 5% या 18%। अब देखिए 2/3 18 दे रहा है, 1/3 5 दे रहा है, तो सरकार नोटिस किसको भेजेगी? 1/3 वाले को, और वही कोर्ट में जाएंगे और ये डिटरमाइन हो जाता अल्कोहल इज फूड, काम हो जाता। ये मतलब जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो ही रही थी, दे कुड हैव सेटल्ड द मैटर, लेकिन हो रहा झगड़ा। चलिए, अब ये सब टू इंक्रीज द, अब जो एक्चुअल जो रिकमेंड किया गया, टू इंक्रीज द जीएसटी ऑन मोबाइल फोन एंड पार्ट्स टू 18%, to rationalize the GST on matches handmade and man-made to 12%,
not to exempt GST on Hajj Umrah tours organized and conducted by Hajj group operators, private tour operators, to defer the decision with respect to levy of IGST on ocean freight payable by importer under reverse charge mechanism. ये settled हो गया ना? हेलो, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया ना, डबल लेवाई नहीं होगा. हाँ. To levy GST on MRO services, multiple, भूल ही गया इसका अचानक से. ये MRO है क्या, मैं आपको बताता हूँ. MRO का फुल फॉर्म कहाँ लिखा हुआ था, किसी को आइडिया है? बिल्कुल, रूट ऑपरेटर का फुल फॉर्म थी. एयरक्राफ्ट से रिलेटेड केस क्लास भी है देखो. रूट ऑपरेटर MRO का फुल फॉर्म बता दीजिए बस, मुझे याद आ जाएगा सब कुछ. क्या है केस लॉ? हाँ, वो एक्साइज का केस लॉ है, बोतल के ऊपर का. रहने दीजिए, उसको रहने देते हैं. MRO का फुल फॉर्म जरा बताइए मेरे को फटाफट, तो गूगल करके बताए ना. मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन. हाँ, यस यस, MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑपरेशंस. तो ये हुआ क्या था MRO का, मैं आपको बताता हूँ. इसका तो सर्कुलर भी है, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑपरेशन सर्विसेज. तो ये मतलब MRO की जो सर्विस थी वो इंडिया में 12% के बेसिस पे टैक्सेबल हो रही थी. तो लोग क्या कर रहे थे कि अपने एयरक्राफ्ट इंजन किसी और कंट्री में ले जाके वो सर्विस करवाते थे या पार्किंग कर देते थे. तो उन सब पे अब रेट कितना कर दिया, 5% कर दिया गया. To levy GST on maintenance, repairs and operation services in respect of aircraft engines and other components and part at the rate of 5% with full ITC and change place of supply for B2B MRO in respect of this to location of recipient. इसके बाद एक चलिए, to let the law take its own course in the matter of applicable GST rate on the job work service in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption, to take up the issue of inverted tax structure on textile, fertilizers, footwears and other in future meetings of the council. और future meeting of council में क्या होता है, टेक्सटाइल्स के रेट चेंज किया था उन्होंने और फुटवेयर्स के रेट चेंज किए थे. यस, फर्टिलाइजर्स के भी चेंज किए थे, लेकिन उसके बाद तुरंत एक GST काउंसिल मीटिंग हुई 3-4 दिन बाद, और टेक्सटाइल में जितने भी रेट्स में चेंजेस किए थे वो वापस ले लिए गए थे. याद है आपको? चलिए आएगा. तो 5 से 12 किया था, फिर वापस 12 से 5 किया. हाँ, यस. अच्छा, GST में हार्श GST है. आप GSTR 3B लेट फाइल करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट, लेट फी, जितने दिन के लिए लेट और लेट फीस, इंटरेस्ट, नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा. लेट फी लगेगा. अब बताइए, गवर्नमेंट पैसा भी ले रही है और लेट फीस भी ले रही है, कोई एक लेना. Now, when you are paying tax to the government, you are providing service to the government, yes or no? In GST, you are the agent of the government who agent, like in this sense that you are collecting tax from others and paying to the government, yes or no? तो देखिए यहाँ पर GST में लेट फीस वेव हो सकता है या नहीं हो सकता है? GST में लेट फीस वेव हो सकता है या नहीं हो सकता है, yes or no? हो सकता है. हो सकता है. यस सर. इंटरेस्ट वेव हो सकता है. इंटरेस्ट कभी भी वेव ऑफ नहीं होता, याद रखिए. नहीं बनता है. अच्छा, इनकम टैक्स में इंटरेस्ट वेव ऑफ करने का कोई सिस्टम है? नहीं, प्रिंसिपल कमिश्नर को पावर लेट है. फीस भी वेव नहीं हो, पेनल्टी वेव हो सकता है. इसीलिए ये लोग लेट फीस का कॉन्सेप्ट लेके आए, ये वेव नहीं हो. नहीं, इनकम टैक्स में इंटरेस्ट वेव करने का पावर है या नहीं? है सर.
है रिक्वेस्ट करेंगे तो कमिश्नर के पास है। प्रिंसिपल कमिश्नर के पास है। ना, लेकिन जीएसटी में ये कोई लॉ ही नहीं बना है। ठीक है, अब आप समझिए इंटरेस्ट, लेट फीस और तीसरा है पेनाल्टी, तीनों में फर्क देखिए आप। जीएसटी में इंटरेस्ट कभी वेव ऑफ नहीं होगा, लेट फीस वेव हो सकता है, पेनाल्टी वेव हो सकता है। हो सकता है, पेनाल्टी नहीं हो सकती। पेनाल्टी भी वेव हो सकता है। अब एक बात बताइए, लेकिन इन तीनों में एक फर्क देखिए, इंटरेस्ट क्या ऑटो कैलकुलेट होता है? कर देंगे, शायद रखेंगे। इंटरेस्ट क्या ऑटो कैलकुलेट होता है? हाँ, अभी ऑटो कैलकुलेट होता है सर। अगर आप फिगर ऑटो भरेंगे, एस्टिमेटर अगर आप फिगर भरेंगे तो जी जी जी। लेट फीस ऑटो कैलकुलेट होता है, तो इसको आप मानिए नॉट ऑटो कैलकुलेटेड। ओके ओके, लेट फीस ऑटो कैलकुलेट होता है। ऑटो कैलकुलेट होता है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर आपको ये टैक्स देना है। जी, मैं आपको इनकम टैक्स में आपको बताता हूं, इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर कौन कौन से इंटरेस्ट देने पड़ते हैं आपको। लेट फाइलिंग, 234 एबीसी क्या 220 का इंटरेस्ट आपको ऑटो है या डिमांड के बाद है? डिमांड के बाद। शोकोस के बाद है, ठीक बात है। लेट फीस क्योंकि ऑटो कैलकुलेट होता है कि आपको रिटर्न फाइल करने नहीं देगा, तो यहां पर एससीएन की जरूरत नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट क्योंकि ऑटो कैलकुलेट नहीं होता, यहां एससीएन की जरूरत है। यस, पेनाल्टी में एससीएन की जरूरत है या नहीं है? एससीएन की जरूरत है। यहाँ तो हर हालत में है, पेनल्टी में है। यहाँ तो हर हालत में। चलिए, अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 50 अब में, सेक्शन 50 में जो अमेंडमेंट लेके आए थे, ग्रॉस के ऊपर लेके आए थे या नेट? नेट नेट ग्रॉस, पहले ग्रॉस था, ग्रॉस नेट में बहुतों को नहीं पता, मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 100 है, आपके पास आईटीसी 80 है, आपके पास टैक्स कितना है? 20। तो पहले जो ओरिजिनली था वो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लेना चाह रहे थे? ग्रॉस के ऊपर 100। नेट पे अगर है तो किस पे लेते? 20 20। रुपए। जब ये ओरिजिनली ये अमेंडमेंट लेके आए थे तो वो 2019 से एप्लीकेबल किया था इन्होंने, यस, सेक्शन 50 को। बाद में प्रेस रिलीज में लिखा कि भैया 2019 तो दिख रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन टेक्निकल डिफिकल्टीज, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2017 ओनली। बाद में फिर से एक फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए, वहां 2017 किया, तब जाके इफेक्टिव हुआ 2017 से। ठीक बात है, ये अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आप पढ़िएगा, आपको याद आ जाएगा। तो सेक्शन 50 में 2 बार फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, 1, 2, तब जाके ये 2017 हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पता लगा, अगर ये इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो गवर्नमेंट को मिलता 46,000 करोड़ इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन नेट कर दिया, अब मिलेगा कितना? 8800 करोड़। इतना फर्क है। अब देखिए, डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार स्टेटेड दैट ही फेल्ट दैट इट वाज coercion since the interest charge should be on cash part and not on credit part. Most of the taxpayers did not know about this liability since they paid the late fee, which was being calculated by the system, and the interest was to be calculated by them on self-assessment basis. मतलब ऑलरेडी लेट फीस देने के बावजूद इंटरेस्ट तो वेव होना चाहिए था। He further stated that it was only after the tax officers started attaching the bank accounts for recovery of interest liability that they came to know that the interest is to be paid on gross basis. He opined that the interest should be on net basis and this amendment should be carried out retrospectively. अब देखिए 9 और 9C के बारे में क्या सोच रहे हैं आने वाले समय में, बताइए मुझे। अभी 9 और 9C का क्या कॉन्सेप्ट है? अप टू 2 करोड़, यस, 9 और अप टू 5 करोड़। अब तो ऑप्शनल है, ऑलरेडी हो गया। यस,
और अप टू 5 करोड़ 9 कंपल्सरी है। 9C ऑप्शनल है। यस इसका मतलब अगर किसी का 5 करोड़ से ऊपर है एग्रीगेट टर्नओवर, तो उसको 9 और 9C दोनों देना पड़ेगा। जी सर। जी। जिसका 2 और 5 करोड़ के बीच में वो 9 देगा, और जो अप टू 2 करोड़ है वो ये भी नहीं देगा। ठीक बात है। अब आइए समझिए इस चीज को। मेरे पास एक अंडमान निकोबार का एक केस आया। मैंने आपको कल भी बताया था, अंडमान निकोबार आइलैंड में पहली बार टैक्स इन्होंने देखा 1 जुलाई 2017 से, उससे पहले तो टैक्स था ही नहीं। इसका एग्रीगेट टर्नओवर है 29 लाख और इसने टेबल 6 में एक डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता 3B का। मान लीजिए C और S का डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आया 100। इसके बाद ये 100 किस इनपुट फॉरवर्ड चार्ज का है, रिवर्स चार्ज का, वो उसका बाइफर्केशन देना पड़ता है। ठीक बात है। ये बाइफर्केशन उसने दिया नहीं। जब दिया नहीं तो यहां पर एक फिगर आ गई माइनस में। याद आ रहा है आपको? हेलो। हाँ सर। रुकिए मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरा वेबसाइट का डिजाइन चेंज करवा रहे हैं। क्यों नहीं रही? यही फॉर्म देख के मैंने आपको ढूंढा था सर। अच्छा, इसी फॉर्म को देख के ढूंढा। ओके, थैंक यू। तो ये है टेबल 6, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल थ्रू GSTR 3B। तो यहाँ ऑटो पॉपुलेट होके आ गया। इसके बाद यहाँ पर ये भरना पड़ता है और ये भरा नहीं, और इसीलिए यहां पर डिफरेंस आ गया। ठीक। अब देखिए क्या ऑफिसर ने किया। बोला क्योंकि आपका ये डिफरेंस आया है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिवर्स द ITC। बताइए क्या जवाब देंगे? अब सीधा सा जवाब, जब सब बनते ही नहीं तो क्या करेगा बेचारा? जिससे कभी टैक्स भरा ही नहीं वो क्या करेगा? अच्छा, और कुछ? नहीं, उसका टर्नओवर कम है ना सर, तो उसको मैंडेटरी है ही नहीं। हाँ ठीक है, आगे। और फिल नहीं किया मतलब वो टाइपिंग एरर है। एनुअल रिटर्न में तो लेजर में कोई इफेक्ट नहीं होता है ना? हाँ ठीक बात है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इफेक्ट नहीं होगा। और सर ये ऑप्शनल फैसिलिटी थी क्योंकि उसका टर्नओवर तो 29 लाख था। ठीक है, मैंडेटरी तो था नहीं इस पे। फिर आगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर यदि मैंने को जो डिक्लेरेशन करना था इसके अंदर वो नहीं किया, केवल तो केवल डिक्लेरेशन नहीं करने की बेस पे हम कैसे अपने को रिवर्स करेंगे? ओके, लायबिलिटी तो ठीक है। ओके ठीक है। और किसी का जवाब? Excess availment of ITC as per table 6 in SMT 11 submitted by you have enlightened about the broad aspects of availment of ITC. Language देखिएगा, ऑफिसर बहुत तेज है। Enlightened about the broad aspects of ITC. However, it is for your information that table 6 of GST 9, a taxpayer is required to provide the details of ITC availed. The word क्या लिख रहा है? Taxpayer is required. इसी पे मैं ये word required पे ही स्ट्रेस करूंगा। Is to provide the details of ITC availed as declared in 3B returns during the financial year wherein you stated yourself that you have availed ITC amounting to this. In IGST head this, whereas the sources of that ITC are further nowhere mentioned. यानी कि उसका bifurcation नहीं दिया हुआ, resulting in a negative figure in serial number this, thus concluding excess availment of ITC in IGST. The clarification is sought from your side.
किसी और क्या जवाब हो सकता बताइए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं छूट गया लिखना या गलती हो गई। तो हमने एक बात बताई है, नेवर एडमिट योर मिस्टेक। इफ यू एडमिट योर मिस्टेक देन द प्रोविजंस ऑफ पेनल्टी में मतलब CN आ सकता है, तो उससे आप बचे। लैंग्वेज इस तरह से लिखें कि आप मिस्टेक एडमिट ना हो। तो हमने देखिए क्या जवाब लिखा है। तो हमने लिखा, ये इसको बोल्ड कर दिया यहाँ पर, टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब इट वाज मैंडेटरी फॉर मी टू फाइल GSTR 9 बट इट वाज ऑप्शनल। ठीक बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जवाब बनाया, GSTR 9 डज नॉट सर्व एज ए बेसिस फॉर क्लेमिंग और रिवर्सिंग क्रेडिट as this is done through GSTR 3B which affects the electronic credit ledger. As a result, our electronic credit ledger balance was not affected by not entering relevant details in Table 6 of GSTR 9. Table 6 only allows for the categorization of credit only if GSTR 9 is required to be filled, and Table 7 is used to indicate any credit that has been reversed, and in the instant case, we have not reversed any credit in Table 7 of GSTR 9. Therefore, Table 6 of GSTR 9 accurately reflects the credit that was availed in GSTR 3B. As per notification, it was not mandatory for us to file the annual return for financial year 17-18 since our aggregate turnover for the financial year 17-18 did not exceed rupees 2 crores, which made it optional for us to file the annual return. And therefore, no action can be taken against us for not filling optional details in the annual return. ठीक है। Yes. Yes, कोई sir. ऐड कुछ करना चाहता तो बताइए। अब हम लोग कहाँ थे, वापस आते हैं यहाँ। अब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। आज के डेट में बताइए, CA का सर्टिफिकेट या CA की ऑडिट हटा दिया गया है इन्होंने। जी सर। अब जब CA का ऑडिट हटा ही दिया गया है तो ये लोग आने वाले समय में कह रहे हैं 9 और 9C को हम लोग मर्ज कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, 9 और 9C का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? For the correctness of the वो तो सर आपने बताया था ना, ITC का चक्कर है, वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाती है कि एक ऑब्जेक्टिव बताया था कि 3B में लोगों ने रिवर्स नहीं किया है ना, कम ही क्रेडिट क्लेम कर लिया। 2B में मान लीजिए 100 आ रहा है या 2A में 100 आ रहा है और इसमें से कुछ ब्लॉक क्रेडिट है तो 80 ही क्लेम किया है, तो 20 क्लेम ही नहीं किया। तो जब 20 क्लेम नहीं किया तो इसका स्टेटस नहीं पता लग रहा है। इसको रिवर्स कर दिया है, परमानेंट रिवर्सल है, तो ये गवर्नमेंट के कॉफर में जाना चाहिए था। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये है। दूसरा, ये तो गवर्नमेंट का, दूसरा जो टैक्स पेयर है, ये बेसिकली 9 और 9C इज ए 9 इज ए कंसोलिडेशन ऑफ GSTR 1 एंड 3B। इसीलिए 9 में मैक्सिमम फिगर GSTR 1 और 3B से ऑटो पॉपुलेट होके आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई थी 1 या 3B में तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 9 के बेसिस पे हम 9 करेक्ट कैसे करेंगे? मान लीजिए टेबल 7 में आपने रिवर्स किया, उसके बाद आपको 9 तो रिवर्स करता नहीं, उसके बाद आपको DRC 03 में जाके रिवर्सल करना पड़ता है। ठीक बात है। तो 9 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इट इज सिंपली you are making it so that you are able to identify any mistake in 1 and 3B। ठीक बात है ना। 9C एक डॉक्यूमेंट है जो आपके अकाउंट्स के साथ रिकंसिलिएशन करता है। अब देखते हैं रिप्लाई क्या डिस्कशन चल रहा है। Replied that going forward there was proposal that 9C may be combined. The major cost for the taxpayers comes out of the fees paid to the auditing chartered accountant or cost accountant. He informed that in fact, based on an analysis done below rupees 5 crore limit, additional tax recovered from each taxpayer was 13,000 per taxpayer, whereas compliance cost was approximately 50,000 per। रिकवरी अच्छी खासी की है इन्होंने। मुझे लगता है और 1-2 साल रखेंगे 9C
इसके बाद इसको स्क्रैप करने की कुछ और तरीका लेके आएंगे। और वो जो जीएसटी पेमेंट का सिस्टम है जो कमलेश जी भी आइडिया दे रहे थे कि टीडीएस का टाइप का हो जाएगा, तब तो फिर मुझे लगता नहीं है कि फेक इनवॉइसेस, और फिर सरकार किसी और चीज में ध्यान देगी, फेक इनवॉइसेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। देखिए अब जो फॉर्म 3B में भी जो चेंजेस करके ले आए हैं तो उसमें सब डिक्लेरेशन आ गया ना, परमानेंट रिवर्सल का उसका। हाँ, वो आएगी। या फिर 9 की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है सर? हाँ, तो 9 से तो ये मुझे नहीं लगता समझ में आता है। हाँ बताइए कमलेश जी। सर हमको तो ये नहीं समझ में आता कि टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों नहीं लेकर आया। टीडीएस एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है जिसमें गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। गड़बड़ हो ही नहीं सकता। आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। और ये डिले क्यों कर रहे हैं जब फेक इनवॉइसेस का इतना बड़ा ये चल रहा है, तो इनको करना टीडीएस में चाहिए। क्या सिस्टम है ना सर, अगर कोई गलत चालान का एंट्री करेगा ना तो सामने वालों को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और जो रिटर्न सबमिट करेगा उसका पेनल्टी भी खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि टीडीएस में अभी टीडीएस भरना भी बहुत मुश्किल है। अगर मुझे भरना हो टीडीएस तो नहीं भर सकता। सर हम लोग 20 साल से यही कर रहे हैं। हाँ, आप लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे किसी प्रोफेशनल के पास दौड़ना पड़ेगा, छोटे बिजनेसमैन को। तो टीडीएस का काम हार्ड है। टीडीएस का काम हार्ड है। अब जैसे हमने जो इतना डिस्कशन किया, जितने लोग भी B2C सप्लाई कर रहे हैं, B2B कर ही नहीं रहे हैं, उनके लिए जीएसटी 1 स्क्रैप कर देंगे, वो सिर्फ 3B भरे। 3B में कॉलम बना दे 5, 12, 18 और बाकी रेट्स का, और भर दे जो सिर्फ B2C सप्लाई कर रहे हैं। सर फिर HSN को कैसे करेंगे? HSN की क्रेडिट पास ऑन ही नहीं कर रहे, HSN की जरूरत क्या है? GSTR 1 उनके लिए लेके आया गया जो क्रेडिट पास ऑन करना चाह रहे हैं। लेकिन जब क्रेडिट पास ऑन ही नहीं करना है, सिर्फ B2C सप्लाई है, तो सिर्फ 3B भरे। आज कंपोजिशन वालों के लिए तो रहा बात HSN का 3B को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। नहीं, HSN की जरूरत क्या है? हाँ, जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़े भी तो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। हाँ, जरूरत भी नहीं है। कंपोजिशन लेवाई वालों को आज की डेट में सिर्फ CMP 08 फाइल करता है वो। हेलो, यस सर। उसके बाद एनुअली GSTR 4 फाइल कर देते हैं, है ना? 4 करते जी। तो B2C सप्लाई जिनका टर्न जो कंपोजिशन में नहीं है, रेगुलर में है, उनका भी यही करे, B2C सप्लाई में सिर्फ 3B फाइल करते रहे और बाद में एक एनुअल रिटर्न टाइप का कुछ छोटा सा फॉर्म ले आए, काम खत्म हो जाएगा। तो सिस्टम बहुत, मतलब ये जो पोर्टल कभी कभी हैंग करता, अब तो खैर हैंग नहीं कर रहा है, लेकिन कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा इनके लिए, खासकर जो B2C सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो B2B कर रहे हैं उनके लिए 1 और 3B मैंडेटरी है। इनके लिए जीएसटी का पेमेंट का सिस्टम ले आया, जीएसटी पेमेंट गेट पे। तो ये मतलब आने वाले समय में मुझे लगता है ये होगा। विथ रेस्पेक्ट टू द प्रपोज, अब ये जब भी होगा, मुझे लगता है हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, तो कितना डिस्कशन कर चुके हैं। With respect to the proposed amendment in section 35/44 of CGST Act, he informed that the proposal, ये audit वाला 35/44 annual return वाला है, he informed that the proposal is to remove the requirement of filing reconciliation statement by CA cost accountant. Further, the reconciliation statement would not be separately required and will be merged with the annual return, and the same may be mandated for a particular class of persons only. He mentioned that the amendments have been proposed since the Madras High Courts had quashed. अच्छा, ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल अभी बन नहीं पाया। हमने मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आपके साथ पढ़ा है और उसमें हमने बताया है, जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, ये ट्रिब्यूनल बन क्यों नहीं पा रहा है। ट्रिब्यूनल इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि देयर आर नॉट एनफ जुडिशियल मेंबर। आज जितने मेंबर है, एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का। तो जुडिशियल मेंबर यानी कि जो जुडिशरी से हैं, he has the expertise in interpreting the law. They have expertise in interpreting the facts. ठीक बात है।
जो एडिशनल कमिश्नर अपील आए थे हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये बताया था एंड ही एग्रीड दैट दीज टेक्निकल मेंबर्स आर एक्सपर्ट इन इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स, एविडेंस को देखना, चेक करना, वो समझ जाएंगे, और बट दे आर एक्सपर्ट इन इंटरप्रेटिंग द लॉ। जब आप जुडिशरी के पास जा रहे हैं तो यू शुड हैव एनफ जुडिशियल मेंबर, यानी कि मेजोरिटी जुडिशियल मेंबर की होनी चाहिए, और माइनॉरिटी में यानी कि 2 जुडिशियल मेंबर और 1 टेक्निकल मेंबर, इस तरह से। अब इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि देयर आर जुडिशियल मेंबर पूरे इंडिया में इतने ज्यादा है नहीं, देयर आर नॉट एनफ जुडिशियल मेंबर। तो और बहुत ज्यादा जुडिशियल मेंबर इसलिए चाहिए क्योंकि हर एक स्टेट में बेंचेस बनाने हैं, तो अगर हर एक स्टेट में बेंचेस बनाने हैं तो ऑब्वियसली कम है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में कितने बेंचेस है पूरे इंडिया में? किसी को कोई आइडिया? चलिए, 2 बेंच सर मध्य प्रदेश में है। अब ऐसे नहीं, पूरा इंडिया बताइए। पूरा इंडिया जाना पड़ेगा। He mentioned that the amendments have been proposed since the Madras High Court had quashed the existing provisions on the grounds of judicial imbalance. एक बात और बताइए, ये जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर अपॉइंट कैसे होंगे? कौन अपॉइंट करेगा? तो अपॉइंटमेंट का भी सिस्टम, आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो अपॉइंट करने के लिए इन्होंने कोई कॉलेजियल सिस्टम बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें गवर्नमेंट का कोई से है नहीं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट ने उसको भी खत्म कर दिया। He explained that the tribunal bench with 1 judicial and 2 technical members was held against the principles laid down by courts in relation to tribunals. Simultaneously, Honorable Supreme Court has, in case of Kudrat Sandhu versus Union of India, prescribed guidelines relating to selection, qualification, etc. of the tribunal members, which would apply to members of the GST tribunal also. Stated that according to this proposal for amendment in constitution and qualification, method of selection of members extra was brought to the council. शैलेश जी ने कुछ लिखा है। ITAT comprises of 63 benches, each bench consisting of 1 judicial member and 1 accountant member. That is 126. These 126 members include 1 president, 1 senior vice president. The benches of ITAT are spread over 27 cities throughout the country. और GST में इसका ट्रिपल होगा। And the selection has to be done by a Supreme Court judge who has to be nominated by the Chief Justice of the Supreme Court. तो ये बाकी कहानी है। ये कहानी समझिए, इन्होंने चेंज किया है 2022, 23, 22, 21 में। अच्छा, एक बात बताइए, आज अगर आप 0 रेटेड सप्लाई करते हैं तो उसका रिफंड के कितने रूट्स हैं? 2। कौन कौन से? 2 रूट्स। कौन से? विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यस, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट टैक्स यानी कि LUT। यस सर। तो किसी भी रूट में जा सकते हैं। दोनों में फायदा क्या था? विद पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको कैपिटल गुड्स का भी ITC का रिफंड मिल जाता था, यहां नहीं मिलता था। और यहां पर ये सारा सिस्टम ऑटो था, यहां ऑफिसर सैंक्शन करता था तब था। लोग क्या करते थे कि जब कैश कम देना होता था तो ये वाला रूट ले लेते थे, जब कैश ज्यादा देना होता था तो ये वाला रूट ले लेते थे। ठीक बात है। इस अमेंडमेंट में ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये रूट डिफॉल्ट रूट होगा, यही रूट में ही जाना होगा। ये रूट कुछ क्लास ऑफ एक्सपोर्टर्स के लिए, नॉन रिस्की एक्सपोर्टर्स के लिए वो बनाएंगे। आइए देखते हैं। और ये अमेंडमेंट हो चुका है, इफेक्टिव है 2021 से। कमिंग टू द प्रपोज अमेंडमेंट टू सेक्शन 16, explained that this proposal was to prescribe LUT route as a default route for 0 rated supply of goods or services, that is without payment of IGST. तो ये डिफॉल्ट रूट हो जाएगा LUT।
till the time amendment was made, exemption of IGST in case where place of supply is outside India may be considered. He further, मतलब SCZ supply को भी LUT में लेके आएंगे. He further explained that it is however proposed to provide that the government may notify a class of suppliers or suppliers where the zero rated suppliers could be made on payment of IGST, यानी कि non risky exporters के लिए. He also stated that currently both the routes do not lead to the same quantum of refund, like refund of ITC on capital goods was not allowed yet. ये payment वाले route में allowed था. He stated that the same will be discussed in law committee later so as to provide full zero rating to the exporters. मतलब आने वाले समय में LUT के रूप में भी इसका ITC on capital goods का रिफंड मिलेगा. GST informed that another proposed change in section 16 was that zero rating of supplies made to SCZ developer unit be restricted only to such supply which were meant for authorized operations only and not all operation as it is today. ये भी amendment हो चुका. 66 operations are authorized operations. SCZ के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मिलेगा. He further explained that yet another change proposed in the same section was to make realization of foreign exchange remittance in case of export of goods within the time prescribed under FEMA a condition for benefit of refund. ये भी applicable हो चुका है. आज के डेट में पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में फॉरेन एक्सचेंज आना कंपलसरी था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में नहीं था. अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में भी कंडीशन लेके आ गया कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा तभी रिफंड अलाउ करेंगे. That is, a refund given on zero rated supplies will need to be returned back to by the exporter if the remittance are not realized within the prescribed time limits. Explained that this should address the issue of any fake exports or overvalued exports. अच्छा, 151 फिर से देख लेते हैं. 151 याद है हमने, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. हमने कहा था कि टैक्स पेयर से ये कलेक्ट नहीं कर सकता. ठीक बात है. थर्ड पार्टी से मेरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है. अब ये जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे जो हम लोग इंटरप्रेट कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक इंटरप्रेट कर रहे थे. With respect to amendments proposed under 151 and 152, Commissioner Commercial Taxes Tamil Nadu desired that Section 151 in its existing form may be retained for the purpose of collection of statistics, while new Section 151A may be inserted to capture the intent of this proposal. तो ये 151A कभी इंसर्ट हुआ ही नहीं है. इसके बाद अब ज्यादा नहीं बचा था, कल करते हैं. देरी अभी कुछ डिस्कस कर लें. पहले जो नए आए उनसे एक बार बात कर लें हम लोग, जो पहली बार ज्वाइन किया है. कौन है? Vivo 2050. 15 मिनट लगेगा. Hello, Vivo 2050. Can you unmute yourself? अमितेव जी कैसे हैं? अमितेव चक्रवर्ती जी, आवाज आ रही है? एंड Vivo 2050. चलिए ठीक है, क्वेरी पूछिए फिर तब तक. हेलो सर, मेरा एक क्वेरी था, मैंने आपको पूछा था सर कल. हाँ, यस यस. हाँ सर, क्या है ना, मेरा एक क्लाइंट है, वो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन गोवा में है. अच्छा ठीक है, मैं ना वो रिफ्रेम कर देता हूँ, मुझे याद है, आप बताइएगा. देखिए राजन जी का जो क्वेरी है, जो फोन से उन्होंने कल पूछा भी था. हाँ, गोवा में एक क्लाइंट है इनका जो जीटीए रजिस्टर्ड है. ठीक बात है? जीटीए नहीं है सर, वो ट्रांसपोर्ट देता है. अच्छा ठीक है, ठीक. ओके. ही इज नॉट जीटीए. हाँ, ही हैज अ ट्रक. हाँ, ट्रक है जो वो किराए पे देता है, हायर पे. हाँ, किराए पे दे देता है. अब यूपी में ट्रक किराए पे देना चाह रहा है. हाँ,
और ये जो ट्रक है ये यूपी टू यूपी ही चलेगा। यस सर। यानी कि यूपी में ट्रक रहेगा 1-1.5 साल तक, मान लीजिए 1.5 साल तक, 18 महीने। हाँ। और यूपी टू यूपी चलेगा, मतलब ये ट्रक गोवा से यूपी जाएगा, खाली ट्रक जाएगा, फिर यूपी में वहां पे ये करेगा, न्यू बाय करेगा सर वो अभी, तो वहां पे डिलीवरी ले लेगा, वो रजिस्ट्रेशन इधर गोवा में हो जाएगा। अच्छा, ट्रक यहाँ नहीं जाएगा, ओके। हाँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर नया ट्रक वो खरीदेगा। हाँ, गोवा के एड्रेस पे, गोवा के जीएसटी नंबर पे, और अच्छा, गोवा के एड्रेस पे खरीदेगा। हाँ। लेकिन वो डिलीवरी यहां लेगा यूपी में। हेलो राजन जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, हेलो। हाँ, तो ट्रक वो गोवा के एड्रेस पे लेगा, लेकिन डिलीवरी यूपी में लेगा। हाँ सर। और फिर ट्रक 18 महीने यहाँ चलाएगा, फिर वापस गोवा लेके आ जाएगा। यस सर। अब इनका सवाल यह है कि क्या यूपी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? यस, हाँ यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर? क्या यूपी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? रेंटल सर्विसेज के अंदर कवर होगा ना सर ये? रेंटल सर्विसेज नहीं जरूरत है, ओके ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं है सर। संजय जी भी बोल रहे नहीं है। बाकी लोग? नहीं जरूरी सर। नहीं जरूरत है। अच्छा चलिए कुछ एक बार समझते हैं। गोवा यूपी, पहले ट्रक खरीदता कैसे है ये देख लेते हैं। हाँ, तो ट्रक ये यूपी से ही खरीदेगा किसी डीलर से? हाँ सर, एक डीलर है, उनका कॉमन डीलरशिप रहते हैं सर, तो वहां पे ठीक 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 ठीक। इसको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा गोवा का। हाँ ठीक है। हाँ। तो और डिलीवरी यहां दे देगा। यस। ये आईजीएसटी का बिल बना देगा। हाँ, नहीं आईजीएसटी नहीं, सीजीएसटी, एचजीएसटी ट्रक के लिए। नहीं, अपना गोवा का रजिस्ट्रेशन नंबर गोवा देगा। रजिस्ट्रेशन है तो आईजीएसटी देगा। सर गोवा में जो डीलर है ना, अभी समझिए फॉर एग्जांपल वो टाटा मोटर्स के पास ले रहे हैं, टाटा का यहाँ पे है एक डीलर। कहाँ? गोवा में टाटा का डीलर है। अच्छा, अब आप रुकिए, अब मैं समझ गया। आया सर। ठीक है, अभी कर क्या रहे हैं, ये खरीदेंगे यहां से। यस सर। सर गोवा में ही बिलिंग होगा इसका सर, बिलिंग गोवा में होगा, डिलीवरी यूपी में होगा। डिलीवरी यूपी में यही कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। तो C+S ले लेंगे। हाँ ओके ओके, और डिलीवरी यहां ले लेंगे, ठीक है सर। हाँ, अब देखिए 16 सबसेक्शन 2 का AAABCD बी में लिखा हुआ गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, गुड्स और सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड, है ना? हाँ। मैं आपको कुछ अलग बात बता रहा हूं। अगर वो यूपी में डिलीवरी लेते हैं तो क्या इनको, क्योंकि गोवा में तो ट्रक आया नहीं, इनके प्रीमाइसेस में आया नहीं, क्या उनको क्रेडिट मिल जाएगा? इफेक्टिव कंट्रोल तो हो गया ना सर? यस, तो हमने ये बोला था क्योंकि रिसीव्ड का मतलब कंट्रोल होता है, प्रीमाइसेस में आने का जरूरत नहीं है, तो इनके कंट्रोल में आ गया तो इनको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक बात है? यस सर, ओके। ठीक है, कंट्रोल में ऑफिसर नोटिस जरूर भेज देता है कि सर यहाँ कहाँ आया, जरा बिल्टी दिखला दो, ईवी बिल दिखला दो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑफिसर नोटिस भेजता है। अब दूसरी बात, अब ये यहां पर डिलीवरी, यहां पर ट्रक चलेगा। फ्रॉम वेयर ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज? हेलो, यूपी में। यूपी में? हाँ।
तो जिस जगह से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और 6 महीने से ज्यादा के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या रजिस्ट्रेशन की यूपी में रिक्वायरमेंट नहीं होगी? सर नहीं होगी सर, क्योंकि उसका प्रायर एग्रीमेंट केवल एक ही पार्टी से जिसको उसने रेंटल पे दिए सर्विसेज, वो आगे दे रहा है। इंडिविजुअली ये हर एक को नहीं दे रहा। जिसने एक पार्टी को इसने केवल रेंटल पे दिया, उसको ये बिलिंग करेगा IGST में रेंटल सर्विसेज की बस। अच्छा राजन जी, एक बात बताइए कि ये ट्रक यहाँ पर आप डिलीवरी लेके ट्रक इधर उधर जाएगा, आपका कोई एम्प्लॉय बैठेगा यहाँ पर? हाँ, वहाँ पे जो ड्राइवर रहेंगे और एक एम्प्लॉय रहेगा वहाँ पे देखने के लिए, मैनेज करने के लिए। कहाँ रहेंगे और क्या ऑफिस भी होगा आपका? ऑफिस नहीं रहेगा वहाँ पे, ऐसे कहाँ बैठेंगे? प्रोवाइड करेंगे, जो क्लाइंट है उनको, जो कस्टमर है वो प्रोवाइड करेंगे उनको रहने के लिए उधर। वहाँ पे हाँ, मतलब किराए पे या अरेंजमेंट तो होगा ना ऑफिस का? हाँ, अरेंजमेंट होगा। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, मैं इस थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में, हाँ, ये सब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ही है, किस तरह से है? हाँ, कि एक पार्टी है गोवा में और कहता है कि यहाँ पर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करना है यूपी में, हाँ, और ये कंस्ट्रक्शन 18 महीने चलेगा, हाँ, तो ये गोवा वाला अपना इक्विपमेंट यहाँ भेजेगा या नहीं भेजेगा? यस, सारा इक्विपमेंट भेजेगा, अपने एम्प्लॉयज भी यहाँ भेजेगा, यस सर, यहाँ पर अपना ऑफिस भी लेगा। हाँ, तो क्या उसको यूपी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है? हाँ, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, हाँ पड़ती है ना? ओके। तो आप यहाँ मना क्यों कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन? हाँ, संजय जी, दिनेश जी, बक्सेटी जी कहा कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, व्हाई यू आर सेइंग सो? कॉम्प्लायंस बढ़ जाएंगे ना सर? नहीं राजन जी, रुकिए। सर ट्रांसपोर्ट में तो क्या होता है, दूसरे स्टेट में जाके हम जाएंगे तो वहीं से मटेरियल हम वहाँ परचेज कर वहीं पर उसको वो करते हैं, डिलीवर करते हैं, बनाते हैं जो चीज, उसके लिए रॉ मटेरियल हम उसी स्टेट से परचेज करते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल है, यहाँ मेरा तो एक एग्रीमेंट है यूपी में किसी एक पार्टी से, जिसको मैंने रेंट पे दिया है। रेंटल एक्टिविटीज करता हूँ सर, मैंने कोई भी चीज यूपी में परचेज नहीं करी है। ट्रक जो भी परचेज हो मेरी वहां पर है, मैं केवल एक अदर स्टेट के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ सर्विसेज। यदि मैं टोटल एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट बना के और डिफरेंट पार्टीज को यदि करूंगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, ऐसा किसने? डिफरेंट पार्टीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? कॉन्सेप्ट तो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 22 में आ रहा है, द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। मेरा ये कहना है कि सपोज दैट मैं यूपी के अंदर आकर और सर्विसेज देता हूँ डिफरेंट अलग अलग पार्टीज को, रेंटल सर्विस। ओहो, आप समझिए, डिफरेंट पार्टीज को दे या सिंगल पार्टी को दे, उससे क्या फर्क पड़ता संजय जी? सेक्शन 22 लिखा फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। एक चीज मैं और पूछता हूँ, रुकिए, मेरे पास एक रशिया का केस था, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड था और ये हेलीकॉप्टर उड़ाता है। तो इसको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला कि उत्तराखंड में जो केदारनाथ है, यहां से 14 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ इस पॉइंट से उड़ेगा केदारनाथ, फिर इस पॉइंट से उड़ेगा यहाँ। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पहले ही बता दीजिए। वही सेम केस है रशिया वाला। कोई इक्विपमेंट नहीं खरीद रहा संजय जी, यहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ा रहा और एक 2-4 एम्प्लॉय बैठे हुए। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा की रिसीट्स हैं तब है जरूरत। अरे वो तो थ्रेशोल्ड की तो बात ही नहीं हो रही है राकेश जी, हम तो ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उत्तराखंड में गया और उड़ रहा है उत्तराखंड में, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं? नहीं है सर में। और थ्रेशोल्ड से तो खैर इंक्रीज हो ही रहा है रिक्वायरमेंट है। देखिए, आप सेक्शन 22 नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। सेक्शन 22 कहता है जिस जगह से आप गुड सप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह से आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, उस जगह में आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अच्छा, ये लिखा हुआ है। मैं आपको दूसरा और एग्जांपल देता हूँ। आप
आप महाराष्ट्र में हैं, आपका ट्रेड फेयर दिल्ली में लगा हुआ है और आप 10 दिन के लिए यहाँ शॉप लगाते हैं, तो आपको एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता? लेना पड़ेगा। यस सर, लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ रहा है? कंजम्पशन बेसिस पे सर। नहीं, ओहो, क्यों लेना पड़ रहा है? सेक्शन 22 की बात करिए। फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस या सप्लाइंग द गुड्स, जिस जगह आप बैठ के आप सप्लाई कर रहे हैं वहां रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन वहां पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है ना सर? अरे सर, आपका अरेंजमेंट तो है। मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं, मुझे याद आ गया। एक पार्टी का मुंबई में माल उतरा, दिल्ली में बैठा हुआ था ये। मुंबई में माल उतरा और इसको तमिलनाडु भेज दिया। दिल्ली का में मुंबई में इंपोर्ट किया और तमिलनाडु भेज दिया। मुंबई में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं? सर फिर से इसे रिपीट करिए सर। दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, मुंबई में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट कहाँ हुआ? मुंबई पोर्ट पे हुआ और मुंबई पोर्ट से तमिलनाडु आ गया जी। उसने दिल्ली नहीं मंगवाया। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मुंबई में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? सर मुंबई में इसलिए मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है कि वो वहां पर। आप देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 22 में सप्लाई नहीं दे रहा, कोई सप्लाई नहीं। समझिए, इस जगह से मैं कोई सप्लाई नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ सर। समझ में आया क्यों नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज आई डू नॉट हैव पोएम। आप हमारी किताब निकालिए, उसमें देखिए लिखा होगा, सेक्शन 22 निकालिए, उसमें हमने पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन जिस जगह आप बैठ जाए तो वहां पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, हर हालत में है। ओके। छह महीने के ऊपर लगता है सर? नहीं, अगर 6 महीने के अंदर अंदर है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। हाँ। 6 महीने से ऊपर है तो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन। मतलब आपको प्रॉपर यूपी में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके सर। सर यदि कोई ये चार्टर्ड अकाउंट एजेंसीज है जो डिफरेंट स्टेट में जाकर ऑडिट करती है, जहां अपने मेंबर्स को भेजती है, वहां आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है? रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं सर, यदि वो कर रही है यहाँ पर जैसे परमानेंट एक्टिविटीज कर रही है, जैसे वहां पर उसने एक अपना ऑफिस बना लिया, तो कर लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल लेना पड़ेगा। सर मेरा एक केस इसी से रिगार्डिंग। हाँ निमेश। पटना में उसकी बिल्डिंग है कमर्शियल। हाँ। पार्टी है दिल्ली में बैठा हुआ। हाँ। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ले लिया है। हाँ। हमें ना वो आईजीएसटी का रेंट का बिल देता है, तो मैंने उसको क्यूरी किया, क्वेश्चन किया। उसने फिर मुझे ना क्लियर टैक्स का आर्टिकल भेजा। इसमें सर्विस के केस में ना वो बता रहे थे आर्टिकल में ना कि हाँ प्रोवाइड कर सकते हैं बिल आईजीएसटी का। वो आपको सर लिंक शेयर कर देंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, लोग ठीक से नहीं पढ़ते तो यही होता है। हाँ वो हमको आर्टिकल सेंड कर दिया। नहीं आर्टिकल, क्लियर टैक्स का आर्टिकल में ऐसे कौन लिखता है क्लियर टैक्स का आर्टिकल? आप ये भी सोचो ना, समझो। दिल्ली में हूं मैं। हाँ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन दिल्ली में। और मेरा एक प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र में, कमर्शियल ही प्रॉपर्टी है। यस सर। ठीक, यहाँ पर इस कमर्शियल प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए मैंने एक बंदा नहीं रखा हुआ है। यस सर। तब तो ठीक है, आईजीएसटी का बिल इशू कर दे। हाँ कोई कुछ नहीं है, हम लोग मेंटेन करते हैं, जो हाँ, रेंटर है वो मेंटेन कर रहा है। वो मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर किसी बंदे को यहाँ बैठा दे, उसका बंदा यहाँ बैठ जाए ऑफिस के रूप में, उस पूरी बिल्डिंग को मेंटेन कर रहा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। समझ में आ रहा है? तो ये रिक्वायरमेंट जो सेक्शन 22 का वो पढ़ना पड़ेगा ना। ओके। आज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए दिल्ली में है और मेरा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहीं यूपी में है और इसको मैंने कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे दिया हुआ है, मैं आईजीएसटी का बिल इशू करूंगा। मैं इसको मेंटेन कर ही नहीं रहा हूं, यहाँ पर मेरा कोई ऑफिस ही नहीं है।
ओके चलिए, और किसी का कोई डाउट? एक सवाल डाउट है सर। हाँ, जैसे हम लोग ना SMT 11 करते हैं 10 के बाद, उसके बाद देख रहे क्या ना पोर्टल पे ना ऑफिसर लोग ना 1-1 साल 2-2 साल से ना पेंडिंग पड़ा हुआ है, 12 इशू नहीं किया, 13 इशू नहीं कर रहा है, ऐसे सर क्या दिक्कत है तुमको? नहीं हम लोग बाद में चैलेंज नहीं कर सकते सर कि ड्यू कोर्स में नहीं किया आपने फिर? नहीं तो ऑफिसर सोया हुआ है तो ठीक बात है। नहीं चैलेंज कैसे कर लोगे? 73 और 74 के टाइम के अंदर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं 1-1 साल से सर वो कोई रिप्लाई अरे नहीं कर 1 रहा साल हो या 2 साल हो, उससे कोई फर्क नहीं। तुम्हारा 73 का नोटिस 3 साल के अंदर आना चाहिए, 74 का नोटिस 5 साल के अंदर आना चाहिए, मतलब 5 साल माइनस 6 महीने, 3 साल माइनस 3 महीने के अंदर आना चाहिए। तो SMT 11 के बेसिस पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उसी कॉरस्पॉन्डेंस में उसी नोटिस के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, अगर फिर कोई आगे फर्दर एक्शन कर रहा है तो इसी तो लेकिन टाइम के अंदर ही कर रहा है ना, 73 और 74 के टाइम के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, और कोई डाउट? कोई जो हाँ सर, हाँ मनीष जी बोलिए। हाँ प्रीतम जी बोलिए। हाँ सर, बोले कि मैंने SMT 11 आवाज टूट रही है प्रीतम जी, और म्यूट है, आप म्यूट हैं। मैंने हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोले कि मैंने SMT 11 का रिप्लाई दिया है, इसके बाद SMT 12 इशू करे। आवाज नहीं आ रही है प्रीतम जी आपकी ठीक से। ऐसे DRC ठीक है, तो वो ITC हम आप ले सकते हैं? फिर से कहिए, नहीं आवाज टूट गई। बोले कि मैंने मेरा SMT 11 में रिप्लाई दे दिए थे ऑफिसर, ठीक है, इसके बाद SMT 12 वो लोग इशू करे, उसमें कोई भी डिमांड इशू नहीं किया है उस लोग। 03 में 17-18 साल का DRC 03 करके ITC किए थे, डिफरेंस बिटवीन 2A वर्सेस 2B के रिगार्डिंग, वो ITC हम अब क्लेम कर सकते हैं? आपने खुद रिवर्स किया था? हाँ हमने खुद रिवर्स किए थे, कि आपके पोर्टल में नहीं है इसलिए आप रिवर्स करिए, ऑफिसर बोल रहे थे, तब हमने ITC वही है प्रीतम जी, ऐसे केस में तो 16/4 मतलब आज ले लीजिए, फिर उसको बोलिए DRC 07 करेगा, फिर अपील में जाइए, लंबा प्रोसेस है। चलिए, और कोई क्वेरी? एक क्वेरी थी, जून का बिल था, 180 डेज क्रॉस हो गए, अब पोर्टल में जनवरी में दिख रहा है, फरवरी में। मतलब जून कौन से ईयर का? जून 2022 का। जून 2022 का बिल है? हाँ, जो 2B से ITC क्लेम किया है क्लाइंट ने। 180 दिन क्यों बोल रहे हैं आप, इसको छोड़ दीजिए। जून 2022 का बिल कब दिखाई दे रहा है? फरवरी के रिटर्न में, जनवरी के रिटर्न में, फरवरी के रिटर्न में, फरवरी 2023 के रिटर्न में। नो प्रॉब्लम, मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? वो तो लैप्स क्रेडिट ले सकते हैं आराम से, ले सकते ठीक है, और बताइए सर। ये जो अभी SMT 10 की बात चल रही थी, यदि अफसर ने SMT 10 इशू किया जिसका हमने SMT 11 में जवाब दे दिया, उसमें अभी पेंडिंग है SMT 12 इशू होना, उस पीरियड में क्या वो फर्दर किसी पॉइंट पर दे सकता है? हाँ SMT 10 जब सब दे सकता पर्टिकुलर ईयर के लिए आ गया कि एक पूरे ईयर के, जैसे पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको एक ही बार में देना है, गवर्नमेंट की दे सकता है, गाइडलाइन में आया सर, दिखा दीजिएगा मेरे को। SOP सर आया था ना, SOP गाइडलाइंस, उसमें ऐसा मेंशन कुछ ऐसा? संजय जी नहीं, अब कोई मान लीजिए ADT 01 का नोटिस इशू हुआ है, SMT 10 इशू कर दे, तो ये कौन सा उचित बनता है? इसमें पावर वाइड है, ADT 01 चल रहा है, इधर
कोई इंटेलिजेंस वाला 73 का नोटिस इशू कर दे, सेंटर वाला इधर कुछ सेक्शन 67 कर दे, स्टेट वाला आ जाए बोला हम भी सेक्शन 67 करना चाह रहे हैं। तो ये सब का कुछ आया होगा, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि असेंबली 10 के बाद फिर 11 फाइल कर दिया, फिर असेंबली 10 इशू किया, तो मेरे केस में कई बार हुआ है। हाँ, और कोई डाउट? मेरे केस में सर ना सेंटर ऑडिट से भी आ गया है नोटिस और रेंज से भी आ गया है सेम। हाँ, ये कौन सा नोटिस है ये बताओ। एक है हमारे वही बगरिया जी का ही है सर। नहीं, नोटिस का नाम बताओ। नोटिस उसमें किया है ना, उन्होंने हमको शो आउट किया है कि आपका आईटीसी मिसमैच है। सेक्शन बताओ, सेक्शन नहीं, अभी डिस्क्रिपेंसी दिए हैं, वो एक्सेस आईटीसी अवेलमेंट का है, एक्सेस आईटीसी अवेलमेंट। नहीं, ओहो, तब बिना सेक्शन के नोटिस बेकार है। तो ये सबको चैलेंज किया जा सकता है, सेंटर और स्टेट का है, और चैलेंज नहीं होगा तो रिक्वेस्ट होगा, तो इसी एक से तुम ड्रॉप करवा सकता बहुत आराम से। हमने जमशेदपुर में और 2-4 सिटी में ऐसा काम किया हुआ है। मैंने ऑफिसर से बात की है तो उन्होंने बोला कि ऑडिट में हो रहा है तो हम यहाँ पे तुम हमको रिटर्न लेटर में दे दो सब कुछ डिस्क्राइब करके, हम यहाँ पे इसको लगा दूंगा जवाब में। बस तो आसान है ना, वही कह रहा हूँ। चल, और सर बुक का डिस्कस कीजिए। हाँ सर, इसी चीज पे एक बार बताइए सर। जैसे आप कह रहे हो सेंट्रल और स्टेट दोनों तरफ से आ गया नोटिस, मेरा ज्यूरिडिक्शनल अफसर स्टेट का है। नहीं, आप देखिए, आप बोलते वक्त मैंने इंटेलिजेंस बोला था, दोनों इंटेलिजेंस तभी हो सकता है। ज्यूरिडिक्शन अगर आपका सेंटर का है तो सेंटर से ही आएगा, स्टेट का है तो स्टेट से ही आएगा। सर मेरा ये पूछना है कि स्टेट में मेरा ज्यूरिडिक्शनल अफसर है, बट सेंटर ने कोई नोटिस की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी उस पॉइंट पर किसी इंफॉर्मेशन के बेस पर, तो वो संजय जी 63 में दिया हुआ है ना, जहां पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई वही एंड करेगा उसको। जी सर, बिल्कुल, मैंने भाई साहब बिल्कुल बात बात है, उसी से रिलेट में मैं कर रहा हूँ। संजय जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमने तो इस पे 20 घंटे लगाए हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 पे। आप उसको किताब में देखिए, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने सिर्फ एक पकड़ा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। आप बताइए कितने डिपार्टमेंट है, जरा बताइए तो एक बार। जीएसटी में कितने डिपार्टमेंट है जिसकी तरफ से आपको नोटिस आ सकता है, तो आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। एक तो इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट, यस, एक सेंटर जुरिडिक्शन, एक सेंटर इंटेलिजेंस और एक सेंटर ऑडिट। ठीक है। सिमिलरली स्टेट जुरिडिक्शन, स्टेट इंटेलिजेंस और स्टेट ऑडिट। जो प्रोसीडिंग्स, पैरेलल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड, वो सिर्फ इनके लिए है। यानी कि अगर सेंटर जुरिडिक्शन में आप हैं तो यही आपको एसएमटी 10 ये सब का नोटिस भेज सकता है, ये नहीं भेज सकता स्टेट वाला। लेकिन इसके पास ऑल इंडिया जुरिडिक्शन, इसके पास ऑल इंडिया जुरिडिक्शन, इसके पास स्टेट जुरिडिक्शन, इसके पास स्टेट जुरिडिक्शन, ये लोग पैरेलल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। सेंटर वाला भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, एक साथ आ सकते हैं। इसको हम लोग इंक्वायरी कहते हैं। इंक्वायरी कैन बी इनिशिएटेड बाय ऑल 4 ऑफ देम एट द सेम टाइम फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर ऑन सेम ग्राउंड। पढ़िएगा सेक्शन 6 सब सेक्शन 3, केसेस भी हैं, केस स्टडीज भी हैं उसमें। चलिए, और कोई डाउट? कौन सा सबसेक्शन बोला सर आपने? 6 सबसेक्शन 3। अच्छा, किताब डिस्कस कर लेते हैं। कल जिनेश जी का मेरे पास फोन आया था। ये जो हम लोग जीएसटी मिनट्स की बुक बना रहे हैं, इसमें इससे पहले जिनेश जी से भी पहले मेरे पास फोन अविनाश जी का आया था, ये वाली बुक। अब जिनेश जी और चाह रहे हैं कि ये 10 किताब लें और वो ऑफिसर्स को प्रेजेंट करना, एज ए गिफ्ट देना चाह रहे हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है ऑफिसर से मिलने का। लेकिन जब आप इस किताब को लेके जाएंगे तो ये लगना भी चाहिए कि ये किताब आप ही ने लिखी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस किताब में यहाँ जो मेरा नाम लिखा हुआ है कौशल कुमार अग्रवाल, हम लोग क्या करेंगे, आपका पूरा प्रोफाइल, यानी कि आपका नाम, स्पाइन में नाम, बैक कवर में आपका पूरा फर्म का प्रोफाइल के बेसिस पे, यानी कि बुक
आपके पर्सनलाइज्ड हो जाएगी, पूरी तरह से बुक पर्सनलाइज हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि यू हैव रिटन द बुक, और मैं ऐसा हमने किया भी है, देखिए, बोथ इन फ्रंट एंड स्पाइन कवर ऑफ द बुक। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब आप अंदर खोलते तो ये पूरा ब्रांड नेम ये सब मेरा लगा हुआ था, तो हम लोग ये पूरा अंदर का सारा ब्रांड नेम निकाल देंगे। किसी भी स्टेज में नहीं पता लगेगा कि ये बुक किसी और ने लिखी है, वो ऐसा ही लगेगा कि ये बुक आपने लिखी है। और आपके डेस्क पे अगर बुक पड़ी हुई है आपके नाम से, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट, उसका इंस्पिरेशन उसका बहुत अच्छा जाएगा, रेपुटेशन जो इंक्रीज होगा वो होगा। तो ये प्रपोजल है। तो अब हम लोग अभी किस पे हैं, 39 पे हैं, तो और 48 तक हम लोग को पढ़ना है, तो ज्यादा बचा नहीं है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा बुक भी हमारी रेडी हो जाएगी। तो अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग तो हम लोग इसका ऑर्डर लेना शुरू करेंगे। मुझे 1-2 दिन और लगेगा कॉस्टिंग निकालने में, देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ऑर्डर ले सकते हैं। तो जिनेश जी इंटरेस्टेड हैं, और कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे? सर मिनिमम क्वांटिटी कितनी? ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम क्वांटिटी 1-2 एक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बक्सेटी जी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे ये काम। तो ये मतलब ये अच्छा इफेक्ट जाएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है। दूसरा सर, वो वॉल्यूम मैंने बोला था। अच्छा, हाँ। जिनेश जी, अब देखिए ये किताब आप समझिए 1200 पेज की बुक होगी। हाँ। तो आप जो मैंने जीएसटी वॉल्यूम 1 और 2 की बुक दोनों को मिला दीजिए आप, उतनी मोटी बुक होगी। ओके। इससे थोड़ी सी और, मतलब 100 पेज और बढ़ जाएगा, इतनी मोटी बुक होगी। तो ये बुक अच्छी लगेगी, मतलब 2 वॉल्यूम में करेंगे। हाँ, समझ गया। तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा एक, लेकिन आप लोग से पूछना भी चाहेंगे 2 वॉल्यूम में करें या 1 वॉल्यूम में करें? तो बाइंडिंग अच्छा होगा तो चलेगा सर। हाँ, बाइंडिंग पूरी किताब खुलेगी, जैसे ये वाली ठीक है। 1 वॉल्यूम में क्या होगा कि आप 2 वॉल्यूम में कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। ओके। ऑब्वियसली वो बाइंडिंग कॉस्ट और कवर पेज का कॉस्ट तो बढ़ेगा ही ना। दूसरा, 1 वॉल्यूम में फायदा होगा, पूरे स्पाइन में हम लोग बड़ा बड़ा नाम लिखेंगे तो दूर से भी नाम नजर आएगा आपका। करेक्ट, है ना। और बैक पेज में आप अपना पूरा प्रोफाइल लिखवा लीजिए। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि अपना पूरा, जिसको भी इंटरेस्टेड है, प्रोफाइल ये सब जो भी बैक पेज में चाहिए आपको वो भेजिए, क्योंकि वो पूरा फिर हम लोग वो बैक पेज में डिजाइन करना होगा। और वो एक फॉर्मेट दे देंगे, मतलब आपको सिर्फ टेक्स्ट देना है, बाकी कुछ नहीं देना। अपना फोटो डाल दीजिए, अपना टेक्स्ट डाल दीजिए, ये कर सकते हैं। यस। और किसी का कोई सजेशन है तो बताइए। Vivo 2050 लोगो डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो बैक पेज, ये मतलब पूरी किताब ही आपकी की होगी। आप अगर चाहते हैं ये कि सर कवर पेज हम ही डिजाइन करेंगे, तो आप कवर पेज डिजाइन कर दीजिए, उस पर किताब बना देंगे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है सर। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं फिर। अमितेव चक्रवर्ती जी कहाँ हैं आप? इनका भी एक सवाल था, वो तो है नहीं, ऑन करके भूल गए। चलिए कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।